जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईजी के फ्री क्लास। आज के वीडियो में हम आपको बीएड एग्जाम के पेपर टू जो कि फर्स्ट ईयर का पेपर है। पेपर टू में हम लोग समसामयिक भारत और शिक्षा के बारे में पढ़ते हैं। इंग्लिश में कंटेम्प्रोरी इंडिया एंड एजुकेशन के बारे में पढ़ते हैं। हम बताए हुए थे कि फर्स्ट ईयर का पेपर जो कि पेपर टू है, इसमें आपको लगभग 40 क्वेश्चन बताएंगे। यदि आप इस 40 क्वेश्चन देख लेते हैं तो आपका लगभग पेपर टू का तैयारी हो जाएगा। चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो तो ये 40 क्वेश्चन आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हो तो पेपर टू में आप लोग कंटेम्प्रोरी इंडिया एंड एजुकेशन ही पढ़ते हैं। इससे पहले भी हम आपको लगभग 27 क्वेश्चन बता चुके हैं। यदि आप वो नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाके देखें। प्लेलिस्ट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आपका एग्ज़ाम नज़दीक आते जा रहा है, जितना से ज़्यादा क्वेश्चनों का रिवीजन रहेगा उतना अच्छा रहेगा। तो आइए आज की वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर 28 तक इससे पहले बता चुके हैं। यदि आप वो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से अपना देख के तैयारी अच्छा कर सकते हैं। आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 29 और 30 बताएंगे, जो कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 29 है, माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए अपनाई गई रणनीतियों की विवेचना करें या वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 30 रहेगा, गुणवत्ता युक्त शिक्षा क्या है, इसे प्राप्त करने में आने वाली कठिनाइयों का वर्णन करें। तो इन दोनों का क्वेश्चनों का रिवीजन या बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 और 30। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जो भी न्यू स्टूडेंट इस चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आइए देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन है कि माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए अपनाई गई रणनीतियों की विवेचना करें। तो माध्यमिक शिक्षा क्या होता है? प्राथमिक शिक्षा के बाद जो है माध्यमिक शिक्षा होता है। तो माध्यमिक शिक्षा का जो है सार्वभौमिकरण, सार्वभौमिकरण क्या होता है कि देखिए, जैसे भारत में लोग रहते हैं, ठीक है, उसमें जितने पढ़ने वाले लोग होते हैं सभी के पास यह माध्यमिक शिक्षा पहुंच सके, यही होता है सार्वभौमिकरण। ठीक है, तो प्राथमिक शिक्षा के बाद माध्यमिक शिक्षा होती है, तब प्रौढ़ शिक्षा होती है। तो माध्यमिक शिक्षा को जो है का सार्वभौमिकरण के लिए जो रणनीति अपनाई जा रही है उन पे चर्चा करना है या उसका वर्णन करना है। तो इस क्वेश्चन में इसी को विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे कि किन किन रणनीतियों को जो है सरकार के द्वारा जो है माध्यमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करने के लिए जो नीतियां हैं अपनाई जा रही है। तो आइए इसको विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, माध्यमिक स्तर के लिए रणनीति। देखिए, माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए निम्नलिखित रणनीतियां सुझाई गई है। क्या क्या, आइए देखते हैं। पहला है प्रवेश। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षा व्यवस्था की स्थिति भी अलग अलग है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जो है शिक्षा व्यवस्था की स्थिति जो है सभी जगह अलग अलग है। माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण के लिए इसमें एक सूरता लाई जानी चाहिए। इसके लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाएंगे। क्या-क्या कदम एक साथ लाने के लिए जो कदम है, क्या-क्या उठाए जाने चाहिए? पहला है, मौजूदा माध्यमिक स्कूलों एवं उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में दूसरी शिफ्ट शुरू करना। जहाँ पे माध्यमिक स्तर का स्कूल है, वहाँ पे जो है साथ ही उच्च माध्यमिक स्तर का भी स्कूल जो है दूसरी शिफ्ट में शुरू करना चाहिए। दूसरा है दूसरा है उच्चतर माध्यमिक स्कूलों को अपग्रेड करना। तीसरा है माध्यमिक स्कूलों को उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में अपग्रेड करना। तीसरा है कि आवश्यकता के आधार पर नए माध्यमिक स्कूल खोलना। उसके बाद है विकलांगों के लिए स्कूल की इमारत में विशेष प्रस्ताव यानी प्रावधान करना। जो विकलांग है उसके लिए स्कूल में जो है एक प्रकार का विशेष स्कूल में इमारत में उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरा है गुणवत्ता। देखिए, माध्यमिक शिक्षा में गुणवत्ता के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाएंगे। क्या-क्या कदम उठाए जाएंगे? आइए उसको देखते हैं। देखिए, पहला है ब्लैक बोर्ड, फर्नीचर, पुस्तकालय, प्रयोगशालाएँ आदि प्रदान करना गुणवत्ता सुधार के लिए माध्यमिक स्कूलों में। दूसरा है अतिरिक्त अध्यापकों की नियुक्ति होनी चाहिए। तीसरा है अध्यापकों का सेवाकालीन प्रशिक्षण देते हुए रहना चाहिए। चौथा है पाठ्यक्रम में सुधार किया जाना चाहिए। पाँचवाँ है स्कूल छोड़ चुके विद्यार्थियों के लिए ब्रिज कोर्स का भी प्रारंभ करना चाहिए।
लास्ट है ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में शिक्षकों के लिए आवासीय प्रबंध करना चाहिए गुणवत्ता सुधार करने के लिए। देखिए तीसरा पॉइंट है समानता। समानता भी एक मुख्य पॉइंट हो जाता है आपका। देखिए इक्विटी। देखिए माध्यमिक शिक्षा में समानता के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाएंगे। क्या क्या देखते हैं। पहला है अनुसूचित जातियों मतलब एससी या जनजातियों मतलब एसटी, अन्य पिछड़े वर्गों एवं अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मुफ्त रहने एवं खाने की सुविधा की जानी चाहिए। दूसरा है लड़कियों के लिए हॉस्टल, आवासीय स्कूल, नगद वाजिफे मतलब नगद पैसा, वर्दी मतलब ड्रेस, किताबों आदि की सुविधा प्रदान किया जाना चाहिए। तीसरा है माध्यमिक स्तर के मेधावी छात्रों के लिए छात्रवृत्तियों की व्यवस्था होनी चाहिए। समेकित या समाहित शिक्षा का प्रावधान होना चाहिए। लास्ट है मुफ्त एवं दूरस्थ शिक्षा का प्रसार किया जाना चाहिए। चौथा पॉइंट है संस्थागत सुधार तथा संसाधन संस्थाओं का सशक्तिकरण भी होना चाहिए गुणवत्ता के माध्यमिक शिक्षा के सर्वभौमिकरण के लिए। तो आइए इसको देखते हैं विस्तार से। देखिए इसमें निम्नलिखित शामिल हैं। क्या क्या आइए इसको देखते हैं। पहला स्कूल प्रबंध में सुधार होना चाहिए। दूसरा अध्यापक भर्ती या नियुक्ति या प्रशिक्षण या वेतन आदि के लिए तर्कशील नीति अपनानी जानी चाहिए। शिक्षा प्रशासन में आधुनिकीकरण तथा विकेंद्रीकरण की जानी चाहिए। माध्यमिक शिक्षा प्रणाली में आवश्यक व्यावसायिक एवं अकादमिक निवेश किया जाना चाहिए। वित्तीय प्रक्रिया को अधिक गतिशील बनाना चाहिए। जहाँ पे वित्तीय प्रक्रिया है, पैसे की मांग है, उसको जो है अधिक तरीके से जल्दी उस काम को किया जाना चाहिए। लास्ट है संसाधन संस्थाओं का सशक्तिकरण होना चाहिए। आइए पांचवा पॉइंट देखते हैं पंचायती राज नगर पालिका समुदाय आदि की भागीदारी। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है पंचायती राज नगर पालिका समुदाय आदि की भागीदारी। देखिए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान शिक्षा एवं प्रबंध में पंचायती राज संस्थाओं नगर पालिका समुदाय माता पिता समाज आदि की भागीदारी पर विशेष बल देता है। इसके अनुसार इनको शिक्षा प्रबंध का अभिन्न अंग बनाया जाना चाहिए। इसको भी जो शिक्षा में जो है अभिन्न अंग बना देना चाहिए। देखिए छठा पॉइंट है केंद्र अनुदानित योजनाएं। देखिए केंद्र सरकार 4 केंद्रों अनुदानित योजनाओं की व्यवस्था करती है। ये निम्नलिखित है। देखिए पहला है स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों को अनुदान देता है या देना। दूसरा है राज्य सरकारों एवं गैर सरकारी संगठनों को सामयिक शिक्षा के लिए अनुदान देना। तीसरा है छात्रों के लिए हॉस्टल सुविधाओं के कार्यक्रम को मजबूत प्रदान करना। और लास्ट है स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना। ये केंद्र सरकार द्वारा जो अनुदानित पैसा दी जाती है शिक्षा में, वो ये 4 कारणों पर दी जाती है। तो आइए एक है कि केंद्रीय विद्यालय एवं जवाहर विद्यालयों की वृद्धि। देखिए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान ने केंद्रीय विद्यालयों एवं नवोदय विद्यालयों के महत्व को स्वीकारते हुए इनकी संख्या में वृद्धि करने की बात भी कही गई है। तो आइए पहला क्वेश्चन देख लिया। अब आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी आसान क्वेश्चन था, समझने वाला कुछ नहीं था। एक तरह से आपको जो है इसमें क्या-क्या व्यवस्था की गई है, वो उसको बताना था। तो आप व्यवस्था को यदि सीख लेते हैं, यदि 1-2 बार और देख लीजिएगा वीडियो को, 7 व्यवस्था बताएँ जिसमें माध्यमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण के लिए क्या-क्या होना चाहिए, 7 व्यवस्था आपको बताएँ। आप ज़रूर इसे ध्यान में रखिएगा। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है गुणवत्ता युक्त शिक्षा क्या है? इसे प्राप्त करने में आने वाली कठिनाइयों का वर्णन करें। हम एक वीडियो में आपको बताए हुए थे गुणवत्ता युक्त शिक्षा पे प्रकाश डालें, तो उसमें थोड़ा-सा लेंदी था वीडियो और इससे पहले का जो वीडियो है उसमें आपको बताए हुए हैं कि गुणवत्ता युक्त शिक्षा क्या है। तो इसे वर्ड से ही समझ लीजिएगा कि गुणवत्ता युक्त शिक्षा वही होता है जिससे कुछ नया सीखने की जो नए-नए आविष्कार हो रहे हैं, जो नया-नया एक गुणवत्ता युक्त शिक्षा जो होती है वही होती है जो आने वाली पीढ़ियों को एक तरह से सीखने में कुछ मदद हो, ठीक है? तो गुणवत्ता युक्त शिक्षा वही होता है। इसको विस्तार से जानने का भी प्रयास करेंगे। उसके बाद इसमें जानने का प्रयास करेंगे, इसे प्राप्त करने में आने वाली कठिनाइयों का भी वर्णन करेंगे। तो 2 क्वेश्चन इसमें है, तो दोनों को इसको विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। तो आइए इसको देखते हैं। देखिए, शिक्षा की गुणवत्ता और राष्ट्रीय विकास में उसके योगदान करने वाले सभी कारकों में निश्चित ही शिक्षक महत्वपूर्ण है। तो
तो गुणवत्ता और उसके शिक्षा के विकास में जो है, यदि राष्ट्रीय विकास में जो है, एक निश्चित तौर पर शिक्षक की जो है एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है। आज़ादी के बाद भारतीय शिक्षा व्यवस्था अनेक सुधारों और संवैधानिक प्रावधानों के बीच से गुजरी है। किसके बाद? आज़ादी के बाद। प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च स्तर तक अनेक प्रयोग इस पर हुए हैं। किस पे? शिक्षा पे। तब भी हमारे शिक्षाविद शिक्षा व्यवस्था को हमारे समाज, जनजीवन और मूल्यों के अनुरूप बनाने के लिए विफल रहे हैं। उच्च शिक्षा की गुणवत्ता उच्च शिक्षा की समस्या बन गई है इस टाइम। कुछ एक संस्थाओं को छोड़कर आज शिक्षा छात्रों के प्रवेश और डिग्री बांटने तक ही सीमित होकर रह गई है। आइए आगे देखते हैं। देखिए, उच्च शिक्षा संस्थाओं की गुणवत्ता श्रेष्ठ शिक्षकों की नियुक्ति, उनका पठन पाठन, शोध कार्य एवं शिक्षक छात्र के उचित अनुपात पर निर्भर करती है। कौन सा? उच्च शिक्षा संस्थाओं, उसमें गुणवत्ता का श्रेष्ठ के लिए जो है शिक्षकों की नियुक्ति, उनके पठन पाठन का शोध कार्य, शिक्षक छात्र का अनुपात पर जो है निर्भर करती है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने आज आंकड़ों से ज्ञात होता है कि देश के आईआईएम और आईएनआईटी, आईआईएससी जैसे प्रतिष्ठित संस्थाओं औसतन 35% फैकल्टी की कमी से जूझ रहे हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालयों की स्थिति और भी शोचनीय है। उच्च शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए शोध श्रेष्ठता, शिक्षक छात्र अनुपात एवं मानकों के अनुरूप शिक्षकों की अविलंब नियुक्ति अत्यंत आवश्यक है। इसमें देखा जा रहा है कि इन सब गठनों ने आंकड़ों प्रस्तुत किया है कि शिक्षक छात्र की अनुपात जो है अभी बहुत दयनीय या बहुत कम है, कि एक टीचर पे जो है 20 स्टूडेंट होना चाहिए, उसमें भी सेम क्लास के स्टूडेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दूसरे क्लास तीसरे क्लास को मिला के ऐसा होना चाहिए। सेम क्लास का, एक ही क्लास का 20 स्टूडेंट पे एक शिक्षक होना चाहिए, तो ही गुणवत्ता आ सकती है टीचिंग में। देखिए, नियुक्ति अत्यंत आवश्यक है। आज विश्व के विकसित देश अपनी उच्च शिक्षा पर अपने बजट का 9 से 10% तक खर्च कर रहे हैं, परंतु भारत में राष्ट्रीय आय का 1% से भी कम शिक्षा पर खर्च किया जा रहा है। जहाँ पर आप देख रहे हैं विकसित देश जो है अपनी उच्च शिक्षा पे जो है अपना बजट का 9 से 10% खर्च करता है, वहीं भारत की बात करें तो उच्च शिक्षा पे जो है राष्ट्रीय आय का जो है वह जो है 1% से भी कम खर्च किया जा रहा है। देखिए, भारत में शिक्षा की स्थिति पर सर्वप्रथम भारतीय शिक्षा आयोग ने प्रत्येक प्रांत में राज्य द्वारा संचालित शिक्षा की दशा का अध्ययन किया है और यह सुझाव दिया कि शिक्षा के लिए सार्वजनिक धनराशि को उचित अंश व्यय किया जाए। सन 1884 में इस आयोग की रिपोर्ट में कहा गया था। आइए इसको जानते हैं। इस रिपोर्ट में जो है आपको की स्वीकृति प्रदान की गई कि प्राथमिक शिक्षा का प्रबंध ऐसी स्थानीय संस्थाओं को सौंप दिया गया जिन्हें स्वशासन अधिनियम के अंतर्गत आरंभ किया गया था। देखिए, 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट पास हुआ। 1904 में जो है भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट पास हुआ था लॉर्ड कर्जन के टाइम में, जिसके द्वारा विश्वविद्यालय में सीधे तौर पर अध्यापन कार्य आरंभ हुआ तथा कॉलेजों को संबद्ध करने के लिए काफ़ी सख्त सख्त जो है नियम कर दिए गए। सन 1919 में भारत सरकार ने एक नया संविधान लागू किया। कहाँ पे? 1909 भारत सरकार द्वारा जो है उस टाइम अंग्रेजों के द्वारा जो है भारत शासन अधिनियम 1919 में जो है एक नया संविधान लागू किया, जिसके द्वारा प्रांतीय सरकारों की गतिविधियों में कुछ परिवर्तन किए गए। क्या-क्या परिवर्तन किए? इसको देखते हैं। देखिए, प्रांतीय सरकारों के कुछ विभागों को गवर्नर द्वारा शासित होने का प्रावधान किया गया था तथा कुछ का शासन गवर्नर मंत्रियों की सहायता से चलाते थे, जो कि चुनी हुई प्रांतीय असेंबली के प्रति उत्तरदायी होते थे। इस प्रकार के प्रबंध को द्वैध शासन कहा गया, जो कि 1919 भारत शासन अधिनियम के द्वारा द्वैध शासन का प्रावधान किया गया। इसके बाद कुछ राजनीतिक परिवर्तनों के चलते परिदृश्य बदलने लगा। तो आइए देखते हैं। देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 में द्वैध शासन को समाप्त कर प्रांतीय सरकारों को स्वायत्तता दे दी गई। मतलब केंद्र में जो है केंद्र सरकार को सारी शक्तियां दे दी गई। ढांचागत रुकावटें और शिक्षा के वित्तीय
प्रबंध की कठिनाइयाँ कुछ कम हुई। 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में निर्वाचित प्रांतीय सरकारों के त्यागपत्र देने से माहौल और बदल गया। सन 1939 में दूसरा विश्व युद्ध हो गया। महात्मा गांधी ने शिक्षा को आत्मनिर्भरता प्रदान करने के लिए एक प्रस्ताव रखा, जिसे डॉक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने प्रस्तुत किया, लेकिन तेजी से बदलती राजनीतिक परिस्थितियों में और दूसरे विश्व युद्ध के चलते इस दिशा में आगे प्रगति नहीं हो सकी। देखिए देखिए किसी भी समाज में शिक्षा के विकास को समझने के लिए यह है कि यह समझना आवश्यक है कि उस समाज में शिक्षा को जो है क्या भूमिका दी गई है। शिक्षा मुख्य रूप से नई पीढ़ी का समाजीकरण और उसे प्रौढ़ों के दायित्वों को संभालने के लिए तैयार करती है। क्या शिक्षा स्वतंत्रता भारत में भी शिक्षा की स्थिति आशा अनुरूप प्रगति नहीं नहीं कर सकी। मतलब स्वतंत्रता के बाद भी जो है भारत में शिक्षा की स्थिति जो है आशा के अनुरूप जो है प्रगति नहीं कर पाई है। देखिए, लेकिन लंबे समय तक सरकारी रवैये टाल-मटोल का ही रहा और शिक्षा हमारी प्राथमिकताओं में नहीं रही। 80 की मंदी के दौरान एक बार फिर शिक्षा की भूमिका और शिक्षा हमारी प्राथमिकताओं में नहीं रही। 80 में जो मंदी आई हुई थी, उसके बाद जो है शिक्षा जो है हमारी प्राथमिक आवश्यकता नहीं रही। 80 की मंदी के दौरान एक बार फिर शिक्षा की भूमिका और विगत अनुभवों के पुनरीक्षण की आवश्यकता महसूस की गई। अतः शिक्षा की चुनौती नीतिगत परिप्रेक्ष्य नाम से एक वस्तु स्थिति प्रपत्र भारत सरकार द्वारा जो है भारत सरकार द्वारा तैयार किया गया। इसे तैयार करने में देश की शिक्षा की वस्तु स्थिति का गहन अध्ययन किया गया। भारत सरकार के द्वारा जो है शिक्षा को थोड़ा सा गुणवत्ता प्रदान करने के लिए एक अध्ययन किया गया और उसको एक स्थिति बनाई गई, तैयार किया गया। देखिए, इसे तैयार करने में देश की शिक्षा की वास्तु स्थिति का गहन अध्ययन किया गया। इस कार्य का मुख्य उद्देश्य था कि शिक्षा के ढांचे को इस प्रकार नवीकरण करना कि वह भविष्य की चुनौतियों का सामना कर सके और भारतीय अर्थव्यवस्था और सामाजिक ढांचे में परिवर्तन ला सके। देखिए, प्रपत्र में शैक्षिक योजनाएं बनाने वालों को जो है शिक्षक विद्यार्थियों जो बनाया गया था, जो प्रपत्र बनाया गया था शैक्षिक योजना में, उसमें कहा गया था कि शिक्षकों, विद्यार्थियों, अभिभावकों, बुद्धिजीवी वर्ग और शिक्षा में रुचि लेने वाले नागरिकों द्वारा सुझाए गए कुछ भावी कार्यक्रमों को आरंभ करने का सुझाव दिया गया, जो सन 1986 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के रूप में परिणत हुआ। इस नीति में 21वीं शताब्दी में प्रवेश करने वाली पीढ़ी को आवश्यक कौशलों और योग्यताओं से संपन्न करने में शिक्षा के महत्व पर भी विशेष बल दिया गया। देखिए, 1986 की नीति की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता है, क्या है उसको देखते हैं। देखिए, शिक्षा के हर स्तर पर न्यूनतम अधिगम स्तर, अधिगम मतलब सीखना होता है, न्यूनतम अधिगम स्तर निर्धारित करना ताकि सारे देश में शिक्षा की गुणवत्ता और समानता बनी रहे। 1992 में क्रियान्वयन कार्यक्रम में प्लान ऑफ एक्शन चलाया गया था। 1992 में इसको लागू करने के लिए प्लान ऑफ एक्शन तैयार हुआ। शिक्षा में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। प्राथमिक विद्यालय में आवश्यक सुविधाएं जो है उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई। ये सुविधाएं थी। आइए देखते हैं क्या क्या सुविधाएं दी गई थी। देखिए, अतिरिक्त कक्षा, प्रकोष्ठ, शिक्षक तथा अन्य शिक्षण उपकरण। इसके साथ साथ न्यूनतम अधिगम स्तर निर्धारित किए गए ताकि विद्यालय शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाया जा सके। माध्यमिक स्तर पर कुछ मार्गदर्शक नवोदय विद्यालय स्थापित किए गए ताकि समानता तथा सामाजिक न्याय पर आधारित विकास को प्राप्त किया जा सके। देखिए, सन 2001 तक प्राथमिक शिक्षा में सार्वभौमिकरण करने के दिशा में कदम उठाए गए। इसके बावजूद भी गुणवत्ता के सवाल ज्यों के त्यों खड़े रहे। कौन सा गुणवत्ता? आज जरूरत इस बात की है कि किसी प्रकार पढ़ने लिखने की प्रक्रिया में परिवर्तन लाने के लिए विद्यालय प्रशासन, शिक्षकों और शैक्षिक कार्यक्रमों में तालमेल बनाए जाए। इसके लिए निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार अति आवश्यक है।
तो आइए इसको देखते हैं क्या क्या है। पहला है आपको तो स्कूली शिक्षा में गुणवत्ता के लिए स्कूलों के बारे में अपनी परंपरागत सोच को बदलना होगा। स्कूलों को कार्यालय न समझा जाए। इनमें प्रतिदिन प्रत्येक प्रकार की डाक बनाने और आंकड़े देने के लिए मजबूर किया जाता है टीचर को। इससे जो है बच्चों की पढ़ाई में व्यवधान होता है, विशेषकर धार्मिक स्तर सॉरी विशेषकर प्राथमिक स्तर पर। अतः स्कूल को कार्यकालीय कामकाज से मुक्त कर प्रभावी शिक्षण संस्थान बनाया जाए। दूसरा है कि विद्यालयों के लिए चलाई गई विभिन्न योजनाओं का आपस में बेहतर तालमेल आवश्यक है। उदाहरण के लिए आंगनबाड़ी, प्रौढ़ शिक्षा के लिए कार्यरत सतत शिक्षा केंद्रों को विद्यालय के साथ एकीकृत कर दिया जाए, तो 3 से 50 वर्ष तक के लिए बेहतर शिक्षण की व्यवस्था संभव है। देखिए आगे, शिक्षक छात्र उचित अनुपात का होना गुणवत्ता संवर्धन का परिचायक है। पाठ्य पुस्तकों और पाठ्यक्रमों के अनुरूप प्रभावी शिक्षण जो है शिक्षकों की योग्यता, सक्रियता और पढ़ाने के कौशल पर निर्भर होते हैं। आदर्श रूप में एक शिक्षक शिक्षक की योग्यता, सक्रियता और पढ़ाने के कौशल पर निर्भर होते हैं। आदर्श रूप में एक शिक्षक अधिकतम 20 बच्चे को ठीक प्रकार से पढ़ा सकते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक शिक्षक जो है अधिकतम 20 बच्चे को पढ़ा सकते हैं। वह तभी वह वह तभी तब जब वे भी एक समान स्तर के हों, मतलब एक ही क्लास के हो या एक ही एज के हो। देखिए, इस हेतु शिक्षक छात्र का अनुपात को व्यावहारिक एवं उचित रखना अनिवार्य होता है। देखिए, स्कूली शिक्षा में सुधार थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। देखिए, स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए शिक्षण विधियों, प्रशिक्षण और परीक्षण की विधियों में भी सुधार करने की जरूरत है। शिक्षण की विधियां राज्य स्तर से तय की जाती है। कक्षागत शिक्षण में नवाचारी पद्धतियां विकसित करने सहित परीक्षण या मूल्यांकन जो होता है कि व्यापक प्रावधान तय कर सके और उन्हें व्यावहारिक स्वरूप में लागू करने की आवश्यकता पड़ सकती है या होती है। देखिए, शिक्षा को रोजगार परक बनाया जाए। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए लागू परियोजनाओं को समेकित ढंग से किसी सुनिश्चित क्षेत्र में लागू किया जाए। अच्छे परिणाम आने पर ही उन्हें पूरे देश में लागू किया जाए। इस प्रकार हम अपने संसाधनों और मानवीय क्षमताओं का बेहतर उपयोग कर सकेंगे, जिससे शिक्षा में गुणात्मक विकास की संभावनाएं जो है बढ़ेगी। देखिए, पाठ्यक्रम सुधार गुणवत्ता संवर्धन के लिए आवश्यक है। नई शिक्षा नीति 1986 लागू होने के बाद न्यूनतम अधिकतम स्तरों को आधार मानकर पाठ्य पुस्तकें और पाठ्यक्रम तो लगातार बदलते गए हैं, लेकिन उनके अनुरूप सुविधाओं और साधनों की पूर्ति ठीक से नहीं की गई है। देखिए, शैक्षिक उद्देश्यों का पुनर्रक्षण गुणवत्ता संवर्धन के लिए आवश्यक है। शिक्षा महज आइए आगे देखते हैं। शिक्षा महज जो है नौकरी पाने का साधन नहीं है। इसके अलावा जो है व्यक्ति की अंतर्निहित क्षमताओं को का जो है श्रेष्ठतम विकास करने के लिए आवश्यक है। अतः यह जरूरी है कि शिक्षा के उद्देश्यों को सामाजिक रूप से परिभाषित कर पुनर्रक्षित किया जाए। देखिए, शिक्षकों का गुणवत्ता संवर्धन में योगदान बढ़ाने के लिए उनकी भागीदारी को शैक्षिक कार्यकर्ता के रूप में बढ़ाया जाए। इसके लिए निम्न उपाय किए गए हैं। क्या-क्या किए गए? आइए उसको देखते हैं। देखिए, शिक्षकों का मनोबल बढ़ाया जाए। शिक्षकों के लिए विशेष प्रशिक्षण एवं कोर्स वर्क चलाए जाए। शैक्षिक कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी बढ़ाई जाए। वेतन संबंधी विसंगतियों पर तुरंत फैसले किए जाएँ। विद्यालय में संसाधनों की उपलब्धता को बढ़ाया जाए। शिक्षकों की दक्षता का सम्मान किया जाए। शिक्षकों को कार्यक्षमता का सम्मान किया जाए। शिक्षकों को कार्य दक्षता के आधार पर प्रोन्नत मतलब उसको आगे बढ़ाया जाए, आगे का पोस्ट दिया जाए। देखिए, प्रशासनिक एवं प्रबंधकीय व्यवस्था में सुधार एक बड़े स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता ला सकता है। इस बिंदु को निम्नलिखित के माध्यम से प्रयोग में लाया जा सकता है।
देखिए, पहला है पाठ्यक्रम लचीला और गतिविधि आधारित हो, साथ ही बच्चों को ग्रहण क्षमता के अनुरूप भी हो क्या पाठ्यक्रम। दूसरा है कि कक्षागत पाठ्य योजनाएं स्वयं शिक्षकों द्वारा तैयार की जाए। देखिए आगे। तीसरा है राज्य की शिक्षा नीति निर्धारण में शिक्षाविदों और कार्यरत शिक्षकों को वास्तव में सहगामी बनाकर सभी के विचारों को जो है महत्वपूर्ण स्थान दिया जाए। चौथा है शिक्षण विधियों में परिवर्तन करने का अधिकार शिक्षकों का हो, प्रशासनिक अधिकारियों का को नहीं। पांचवा है कि शिक्षक सुधारों को लागू करने में संस्था प्रधानों और शिक्षकों की भूमिका हो, महत्वपूर्ण माना जाए। छठा है विद्यालयों को सामुदायिक शिक्षण केंद्र के रूप में विकसित किया जाए। सातवां है अध्यापकों की भर्ती एवं स्थानांतरण वेतन एवं सेवा शर्तों उनके सामाजिक और व्यावसायिक दायित्व के अनुरूप हो और ऐसी हो जिससे प्रतिभाशाली व्यक्ति शिक्षण की ओर उत्कृष्ट हो सके। आगे है अध्यापकों को नए प्रयोग करने की आज़ादी होनी चाहिए। नौवां है परीक्षाओं के आयोजन में सुधार अपेक्षित हो। 10वां है अध्यापकों को अधिक सुविधाएं और साथ ही उनकी अधिक जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। ये करके शिक्षा में गुणवत्ता लाया जा सकता है। देखिए उपयुक्त सुझावों में आलोक में हमारी शिक्षा प्रणाली में गुणवत्ता संवर्धन एक प्रमुख चुनौती है। सामाजिक न्याय और लैंगिक समानता इससे जुड़े हुए मुद्दे हैं जो भारत में भविष्य की शिक्षा व्यवस्था के विकास की नई दिशा तय करेंगे। शिक्षा में अवसरों की समानता, विकलांगों की शिक्षा, बालिका शिक्षा, पिछड़े वर्ग एवं आदिवासी शिक्षा की गुणवत्ता को महत्वपूर्ण देना आवश्यक है। चलिए यहीं तक था। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप लोग का एग्जाम नज़दीक आते जा रहा है। अब जितना से ज़्यादा क्वेश्चनों का रिवीजन करेंगे उतना अच्छा रहेगा। देखिए आने वाले वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर 31 नंबर बताएंगे जो कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है वर्धा आयोग 1937 बुनियादी सिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आने वाले वीडियो में आपको इस क्वेश्चन का वीडियो प्रोवाइड करेंगे। इसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। चलिए कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब जितना से ज़्यादा क्वेश्चनों का आप लोग का रिवीजन रहेगा एग्जाम के दृष्टिकोण से उतना अच्छा रहेगा। आप लोग का एग्जाम नज़दीक आते जा रहा है। अधिक से अधिक क्वेश्चनों का जरूर रिवीजन करते रहें। चलिए कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। चलिए थैंक यू। जय हिंद।